साथ ही इंडिया अलायंस में भी इससे लेकर दरार दिख रही है। तेजस्वी यादव ने भी इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का समर्थन किया है, तो कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस का नेतृत्व संभालने के लिए खुद को तैयार क्या बताया। गठबंधन के अंदर दरार दिखने लगी, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। कांग्रेस ने ममता और उनकी पार्टी के कद पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो तेजस्वी को ममता से दिक्कत नहीं है। हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा, सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। नेतृत्व के मुद्दे पर सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि एनसीपी के शरद पवार और समाजवादी पार्टी के नेता भी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब इंडिया अलायंस में खटपट होगी तो एनडीए वाले तो तंज कसेंगे ही। हमारा ये मानना है कि उन्हें एक विसर्जन समारोह आयोजित करना चाहिए और इंडिया गठबंधन के औपचारिक खात्मे का ऐलान करना चाहिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैंने ही INDIA अलायंस का गठन किया था, मौका मिला तो INDIA अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार हूँ। विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हूँ। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया अलायंस में कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठने लगी है। नतीजा क्या निकलता है ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इंडिया अलायंस में राहुल के नेतृत्व पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, चलिए समझाते हैं आपको। इसके लिए यह समझना जरूरी होगा कि राहुल गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद कांग्रेस का रिजल्ट क्या रहा है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस अब तक 89 विधानसभा और लोकसभा में हार झेल चुकी है। 89 विधानसभा और लोकसभा में, ये 2012 के बाद के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और बात की जाए 2014 से 24 तक की बात की जाए तो इस दौरान 66 चुनाव हुए, इनमें से 47 चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि राहुल गांधी 2004 में पहली बार सांसद बने, लेकिन पूरी तरह से सक्रिय 2012 में यूपी के चुनाव से हुए थे। फिर अगर राहुल गांधी की राजनीति में आने के बाद से कांग्रेस के रिजल्ट पर नजर डालें तो रिजल्ट कुछ इस तरह से, 2004 में कांग्रेस जीती, 2009 में भी कांग्रेस जीती, 2014 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, 2019 में भी कांग्रेस हारी और 2024 में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब सहयोगियों की ओर से उठाए जा रहे सवाल की बात करें तो समझने के लिए कुछ और आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। सवाल है कि इंडिया बनने के बाद कितने राज्यों में चुनाव हुए और क्या रिजल्ट रहे। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद 14 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 14 राज्यों में चुनाव हुए हैं। और इंडिया बनने के बाद चुनावी नतीजे जो आए हैं वो 14 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 में कांग्रेस जीती है और 11 में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी है। इंडिया बनने के बाद 14 राज्यों में चुनाव कांग्रेस की सरकार सहयोगियों के साथ सरकार बना पाई है। इंडिया की सरकार 3, और अगर बात की जाए सहयोगियों के साथ कितनी जगह सरकार बनी है तो 2 जगह, और इंडिया की सरकार जो बनी है वो कुल मिलाकर 5 जगह बनी है। इंडिया बनने के बाद कहां कहां कांग्रेस जीती है वो भी समझ लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली थी, तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली और हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली है, जहां पर सुक्खू सरकार चल रही है। अगर बात करें इंडिया बनने के बाद कांग्रेस गठबंधन की जीत की तो 14 राज्यों में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और झारखंड, यहां पर इंडिया गठबंधन जीता है। अगर बात की जाए इंडिया बनने के बाद एनडीए को कितने राज्यों में जीत मिली है तो 9 राज्यों में एनडीए को जीत मिली है। 9 आंकड़ा बड़ा है। इंडिया ब्लॉक बनने के बाद बीजेपी को कितने राज्यों में जीत मिली है तो बीजेपी को अकेले दम पर 7 राज्यों में जीत मिली है। अगर बात की जाए इंडिया बनने के बाद कितने राज्यों में अकेले लड़ी है कांग्रेस तो 8 राज्यों में अकेले कांग्रेस लड़ी है। अगर बात की जाए जहां कांग्रेस अकेले लड़ी है वहां रिजल्ट क्या रहा है तो 8 राज्यों में अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ी, 5 राज्यों में हार झेलनी पड़ी, 3 राज्यों में उसे जीत मिली और वो तीनों राज्य हमने आप लोगों को बताए, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। अब बात की जाए इंडिया बनने के बाद चुनावी नतीजे क्या रहे तो इंडिया की हार रही है 9 राज्यों में और 5 राज्यों में इंडिया की जीत रही है।
चुनाव नतीजे क्या कहते हैं? बीजेपी बड़े राज्य जीतती रही है, इंडिया की मजबूती नहीं दिखी है बड़े राज्यों में। और बात की जाए चुनावी नतीजे क्या कहते रहे, तो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर नहीं पा रही है। बीजेपी से सीधा मुकाबले वाले राज्यों में कांग्रेस हार जाती है। गठबंधन वाले राज्यों में कांग्रेस की हालत पतली है। इंडिया में कांग्रेस के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस ही गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। और अब नजर इस समय की एक बड़ी खबर पर। तिरहुत स्नातक उपचुनाव की काउंटिंग में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। पहले राउंड में शिक्षक नेता और निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी आगे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी 3133 वोटों से उनको मिले हैं। बंशीधर ब्रजवासी जनसुराज के उम्मीदवार विनायक गौतम से 1523 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी प्रत्याशी गोपी किशन हैं, जिन्हें 1234 मत प्राप्त हुए हैं। चौथे नंबर पर जेडीयू से अभिषेक झा हैं, जिन्हें 1184 मत अब तक मिले हैं। और बिहार में सिपाही बहाली के लिए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट शुरू हो गया है। दौड़ में कोई धांधली नहीं हो, इसके लिए हाईटेक तरीका अपनाया गया है। अभ्यर्थियों के पैर में चिप और सेंसर लगाए गए हैं। बिहार पुलिस में 21,000 पदों पर सिपाही की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना के गर्दनीबाग हाई स्कूल मैदान में अभ्यर्थी दौड़ लगा रहे हैं। इस बार सिपाही भर्ती परीक्षा में कोई धांधली नहीं हो, इसके लिए हाईटेक तरीका अपनाया गया है। दौड़ की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए अभ्यर्थियों के पैरों में चिप्स लगाए गए हैं और सेंसर के जरिए उनकी दौड़ की टाइमिंग रिकॉर्ड की जा रही है। सिपाही बहाली में सब कुछ फेयर हो, इसके लिए खास तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। दीपक जी, ये बताइएगा कि दौड़ की जो प्रक्रिया है और समय का आकलन कंप्यूटरकृत के माध्यम से हो रहा है। पैर में चिप लगाया गया था, सेंसर लगाया था, क्या था? हाँ, चिप लगाया गया था दोनों पैर में, पहले दौड़ने से पहले। उसके बाद दौड़ाया, उसके बाद जो पहले पास हुआ उसका नाम बता दिया, और जो फेल हुआ उसके बाद नाम रहता है। हमारे पास हमको भी कल है दौड़, तो उसमें एडमिट कार्ड पर उल्लेख रहता है कि चिप के माध्यम से मतलब लिया जाएगा। हाँ, उसमें लिखा रहता है कि चिप लगा दिया जाएगा, उसके बाद आपको दौड़ाया जाएगा, उसके माध्यम से टाइम बताया जाएगा कि आपको कितना टाइम लगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद की परीक्षा हो रही है। दूरी और समय का आकलन कंप्यूटर के जरिए अभ्यर्थियों के पैरों पर लगाई गई चिप और सेंसर के जरिए किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। ये खास इंतजाम चिप और सेंसर के हैं। अगर बात की जाए ये चिप और सेंसर अभ्यर्थियों के पैर में क्यों लगाए गए हैं, तो अब यह समझना जरूरी है कि सिपाही भर्ती फिजिकल टेस्ट में चिप का इस्तेमाल क्यों किया गया है। किसी तरह की धांधली ना हो, यानी कि धांधली को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अब यह समझना जरूरी है कि सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में चिप का इस्तेमाल क्यों किया गया है। गड़बड़ी रोकने का सबसे अच्छा तरीका टेक्नोलॉजी होती है। सरकारी योजनाओं में पहले बिचौलिए पैसे कमाते थे, डीबीटी के जरिए लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे पहुंचता है। अब सिपाही भर्ती दौड़ में चिप का इस्तेमाल हो रहा है। भर्ती में पैसे का खेल खत्म हो जाएगा। तो खबर तो समझिए। मैं आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।